स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। 2. 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। 3. इसे केवल दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किए जाने के बाद ही रद्द किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आपातकाल जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत इसकी घोषणा की जाती है, अतः कथन 1 सही है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अतः कथन 2 सही है। यदि घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा का अनुमोदन वैध रहता है, लेकिन पुनर्गठित लोकसभा को अपनी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदित करना होगा। यह 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने 44वां संशोधन अधिनियम 1978 पर संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की मंजूरी के बिना कभी भी रद्द किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सलखन गांव में स्थित यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे सुंदर कैमूर रेंज के भीतर 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यद्यपि इस स्थल में भूवैज्ञानिक रुचि 1930 के दशक से रही है, फिर भी इसे आधिकारिक रूप से वर्ष 2002 में जीवाश्म पार्क घोषित किया गया। सलखन जीवाश्म पार्क में स्ट्रोमैटोलाइट्स को संरक्षित किया गया है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित दुर्लभ स्तरित अवसादी संरचनाएं हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. तुर्कमेनिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। 2. यह चीन और रूस को अपनी आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देता है। 3. शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य ईरान है, जो वर्ष 2024 में पूर्ण सदस्य बना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ वर्ष 2001 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका पहला शिखर सम्मेलन शंघाई, चीन में आयोजित हुआ था। एससीओ चीन और रूस की भाषाओं को अपनी आधिकारिक एवं कार्यभाषाओं के रूप में मान्यता देता है, अतः कथन 2 सही है। एससीओ में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बेलारूस है, जो जुलाई 2024 में पूर्ण सदस्य बन गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वैश्विक नेटवर्क है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 2. भारत को वर्ष 2025 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यह एक वैश्विक नेटवर्क है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देना है। यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को एसडीजी सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 167 देशों में पहली बार शीर्ष 100 में शामिल होने का संकेत है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। 2. इसके सुझाव केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। 3. इसके सदस्यों की अर्हताएं संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 के माध्यम से निर्धारित की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्त आयोग यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसे प्रत्येक 5 वर्ष में या इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सुझाव देने हेतु गठित किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शात्मक होती हैं, न कि केंद्र सरकार पर बाध्यकारी। अतः कथन 2 सही नहीं है। संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया है जो इसके सदस्यों की अर्हताओं को निर्धारित करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। 2. उन्होंने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रविंद्रनाथ ठाकुर वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति के रूप में इतिहास रचा। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने यह उपाधि त्याग दी। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक स्थायी समझौता है जिसमें कोई निकास खंड नहीं है तथा इसमें किसी भी संशोधन या पुनरावलोकन के लिए भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति की आवश्यकता है। 2. इसके तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी गई, जबकि भारत को पूर्वी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु जल संधि या IWT सिंधु जल संधि एक स्थायी समझौता है जिसमें कोई निकास खंड नहीं है। भारत और पाकिस्तान द्वारा किसी भी संशोधन या संशोधन के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता नहीं है। अतः कथन 1 सही है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का अप्रतिबंधित उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जबकि भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास तथा सतलुज का अप्रतिबंधित उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रिस्पर Cas9 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उपयोग अंतर्निहित DNA अनुक्रम में परिवर्तन किए बिना जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। 2. Cas9 विशिष्ट DNA अनुक्रमों का पता लगाने और उनसे जुड़ने के लिए मार्गदर्शक RNA का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिस्पर-Cas9 प्रणाली का एक संशोधित संस्करण है जिसमें Cas9 एंजाइम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। सक्रिय Cas9 के विपरीत जो DNA को काटता है, Cas9 DNA को बिना काटे बांधता है। यह वैज्ञानिकों को Cas9 में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर या रिप्रेसर को जोड़कर जीन अभिव्यक्ति को मॉड्यूलेट करने की अनुमति देता है, जिससे DNA अनुक्रम को बदले बिना जीन को चालू या बंद किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है। मानक क्रिस्पर-Cas9 प्रणाली की तरह ही Cas9 विशिष्ट DNA अनुक्रमों को खोजने और उनसे जुड़ने के लिए एक गाइड RNA या gRNA का उपयोग करता है। gRNA को लक्ष्य DNA अनुक्रम के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे लक्ष्यीकरण में उच्च विशिष्टता सुनिश्चित होती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्लॉथ बियर की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए संकटग्रस्त, बी संवेदनशील, सी निकट संकटग्रस्त, डी कम चिंताजनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संवेदनशील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्लॉथ बियर की IUCN रेड लिस्ट स्थिति संवेदनशील है। ये मुख्यतः श्रीलंका, भारत, भूटान तथा नेपाल के निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से दीमक और चींटियां खाते हैं और अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत अपने शावकों को पीठ पर ढोते हैं। इन्हें शहद बहुत पसंद है, इसलिए इनका एक वैकल्पिक नाम हनी बियर भी है। ये भालू शीत निद्रा नहीं करते, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 तक रेशम के उत्पादन और खपत में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दूसरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत का कच्चा रेशम उत्पादन वर्ष 2017 से 18 में 31,906 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38,913 मीट्रिक टन हो गया। इसी अवधि में शहतूत बागानों का क्षेत्रफल भी 2,23,926 हेक्टेयर से बढ़कर 2,63,352 हेक्टेयर हो गया। यह वृद्धि भारत के रेशम उद्योग में बढ़ती क्षमता और मांग को दर्शाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी था। 2. उसने सफीनतुल औलिया नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पैगंबर मोहम्मद, उनके परिवार, खलीफाओं और भारत में प्रचलित 5 प्रमुख सूफी सिलसिलों के संतों के जीवन का विवरण है। 3. उसने मियां मीर और मुल्ला शाह की आध्यात्मिक शिक्षाओं के सम्मान में दिल्ली में उनके दरगाहों का निर्माण कराया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दारा शिकोह 1615 से 1659 मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था, अतः कथन 1 सही है। 25 वर्ष की आयु में दारा शिकोह ने सफीनतुल औलिया नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पैगंबर मोहम्मद, उनके परिवार, खलीफाओं तथा भारत में प्रचलित 5 प्रमुख सूफी सिलसिलों के संतों के जीवन का विवरण है, अतः कथन 2 सही है। एक समर्पित शिष्य के रूप में उसने लाहौर में मुल्ला शाह और मियां मीर की आध्यात्मिक शिक्षाओं के सम्मान में उनकी दरगाहों का निर्माण कराया, अतः कथन 3 सही नहीं है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।